हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो है सेमी मेजर 03 का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा पेपर का क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रक इसके वाष्प दाब के साथ विलयन की सापेक्ष सांद्रताओं में उपयोगी है? कौन सा मात्रक जो है वो उपयोगी है? तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल प्रभाज। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है पार्ट पर मिलियन, दैट इज पार्ट पर मिलियन पीपीएम। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। और फोर्थ हमें दे रखा है मोलरता। हेनरी का लॉ क्या था, हमें अच्छे से याद है क्या था? वो कहते थे कि प्रेशर जो है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। ओके, तो उससे जो है हम प्रेशर को, वेपर प्रेशर को वो कर सकते हैं, रिलेट करके देख सकते हैं। तो किससे रिलेट किया? मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो हेनरी का लॉ क्या था? हेनरी कहते थे इसको, इन्होंने मोल फ्रैक्शन से जो है रिलेट किया था और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया था KH। तो ठीक है, तो वेपर प्रेशर किससे जो है रिलेट हुआ? वेपर प्रेशर किससे रिलेट हुआ? मोल फ्रैक्शन से। अब इसमें एक तो मोल फ्रैक्शन से रिलेट होता है, एक मोलैरिटी से रिलेट होता है। ठीक है, और हमारे ऑप्शंस में देखिए हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैरिटी नहीं दे, मोलैरिटी दे रखा है, मोलैलिटी नहीं दे रखा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों से रिलेट होता है। तो इसमें हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आया है क्वेश्चन नंबर 47, मोलैरिटी ऑफ अ गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3m। 3m है उसकी मोलैरिटी। ठीक है, इट्स नॉर्मेलिटी इज, नॉर्मेलिटी जो है वो आपको बतानी है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, अब H3PO4 जो है, H3PO4 ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ट्राई बेसिक। ठीक है, तो बेसिसिटी कितनी है इसकी? बेसिसिटी है इसकी 3 और हमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है? मोलैरिटी दे रखी है 3। तो नॉर्मेलिटी क्या हुई? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो हमें दे रखी है 3, बेसिसिटी हमारी है 3 क्योंकि ट्राई बेसिक है। तो आंसर आ गया हमारा 3n। तो नॉर्मेलिटी है इसकी 3n। ओके, तो 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एक्सपोज्ड टू द एटमोस्फेयर व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज 593 mm। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज 593 mm। ये जो है हमारा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको काट देंगे जी। तो द पार्शियल प्रेशर इज 593 mm इज 5.3 इंटू 10⁻⁻4 m। ठीक है, अब इट्स सॉल्युबिलिटी एट 760 mm एंड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है पहले के लिए कितना? 593। ठीक है, और उसी के लिए हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यानी कि हमें P1 और S1 जो है वो गिवन है। अब हमें दे रखा है इट्स सॉल्युबिलिटी एट S2। ठीक है, इस S2 जो है वो हमें निकालना है। P2 जो है हमें गिवन है 760। हमें पता है सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, ठीक है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। ठीक है, हमें पता है ना सॉल्युबिलिटी जो है वो समानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला को अगर मैं रखूं तो S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2। ठीक है, S1 जो है उसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? S1 सॉल्युबिलिटी फर्स्ट के लिए तो दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इतनी दे रखी है। देन मुझे दे रखा है S2 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हमें गिवन नहीं है। P1 की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 593। ठीक है, इतनी दे रखी है। और P2 की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 760। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऐसे कर दें 760 इंटू 5.3
0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में यहाँ पे आ गया 593, ठीक है। अब 593 6 ये हमारे पास है 760, ठीक है। 760 को अगर मैं डिवाइड करूँगी किससे, 593 से, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.28। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं किससे, 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ से, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास वैल्यू आएगी 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि हमारे अप्रॉक्सीमेट आंसर बी से जो है जो मेल खाती है, बी से जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। समझ में अच्छा। सॉल्युबिलिटी जो है वो किसकी, प्रेशर के समानुपाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के समानुपाती है। दैट्स वाई हमने इसमें क्या किया, S1 अपॉन में S2, P1 अपॉन में P2, S1 की वैल्यू रखी, S2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, P1 की वैल्यू रखी, P2 की वैल्यू रखी, और आंसर आ गया हमारा 6.79 या फिर 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 49, What is the normality of 0.30 m H3PO4 a tribasic acid in the following reaction? इस रिएक्शन के अंदर नॉर्मेलिटी इसने पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पे केस अलग हो गया, इस रिएक्शन के अंदर पूछी है तो इसलिए मैं वहां पे 3 वाला केस नहीं लगेगा अब, है ना। तो क्या हुआ, इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए, H3PO4 ये दे रखा है, इज इक्वल टू किससे, कितने से रिएक्ट कर रहा है, 2OH माइनस से, तो H3PO4 अपॉन 2 इज इक्वल टू OH माइनस, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है कितनी, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.30 m H3PO4, 0.30 m H3PO4 की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.30 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.60 n। तो नॉर्मेलिटी कितनी हुई, 0.60 n, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आइए तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, एक विलयन का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है हवा या वायु, सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है पीतल, ठीक है, दैट इज पीतल, ब्रास, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है अमलगम, और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है बेंजीन इन वाटर, पानी में बेंजीन, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है वो कौन सा नहीं है, पानी में बेंजीन, क्योंकि वो पोलर है, वो नॉन पोलर है, तो इनमें जो है बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बेंजीन इन वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल फॉर्मेट इन एसिड सॉल्यूशन हैज रेट एक्सप्रेशन, एक रेट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K HCOCH3H+, और ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। द रेट लो H+ थ्रू द बैलेंस इक्वेशन डज नॉट कंटेन H+ बिकॉज, ठीक है। मैथिल फॉर्मेट का अम्लीय विलयन में जल अपघटन का व्यंजक ये है, संतुलित समीकरण ये है। दर नियम में H+ है पर संतुलित समीकरण में H+ नहीं है। क्या बोला इन्होंने कि जहां पे दर नियम दिया वहां तो आपने H+ लिखा है, और जहां पे आपने इक्वेशन को बैलेंस किया वहां पे H+ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन में H+ एज अ कैटलिस्ट काम करता है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ये बैलेंस इक्वेशन में तो है वो नहीं है, और ये रेट ऑफ इक्वेशन में है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में ये है, तो इसीलिए क्योंकि ये एक एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, H+ आयन इज अ कैटलिस्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52, साइक्लोप्रोपेन रीअरेंज टू फॉर्म प्रोपीन, ठीक है। क्या बोला है, साइक्लोप्रोपेन पुनर्व्यवस्थित होकर प्रोपीन बनाता है। दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यह क्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। द रेट कांस्टेंट इज 2.714 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज 0.29 m। What will be the concentration of cyclopropane after 100 सेकेंड, ठीक है। क्या है इसका दर स्थिरांक 2.714 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है।
यदि साइक्लोप्रोपेन की प्रारंभिक सांद्रता 0.29 m है तो 100 सेकंड के बाद साइक्लोप्रोपेन की सांद्रता होगी। तो साइक्लोप्रोपेन की सांद्रता जो है वो हमें आफ्टर 100 सेकंड जो है वो बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा फॉर्मूला से। फॉर्मूला जो है वो इसके लिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला की बात करें तो K इज इक्वल टू हमारे पास होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ताकि नीचे हमारे पास स्पेस बच जाए। K इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2.303, ठीक है, अपॉन में T, देन हमारे पास हो जाएगा log A अपॉन A माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दूं तो 2.7 इंटू 10⁻³ ये है हमारे पास 2.7 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2.303 अपॉन में मेरे पास हो गया ये 100 और ये हो गया लॉग, और a की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.29 और a माइनस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखिए अब इस सभी डाटा को मैं इधर लेके चली जाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में मेरा हो जाएगा 2.303 इक्वल टू हो जाएगा 0.27 हो गया ये, अपॉन में हो जाएगा 2.303। अब इसको इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.117, ठीक है। तो ये हो गई इस वाले पोर्शन की वैल्यू। अब इसके इक्वल है हमारे पास लॉग 0.29 अपॉन में a माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ पे 0.29 a माइनस एक्स है तो इसको कैसे करेंगे, 0.07 है 0.117 है ना, एक सेकेंड को बच्चों, तो 0.117, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लॉग 0.29 माइनस लॉग a माइनस एक्स, ये हो गया। अब 0.29 को 0.3 मान सकती हूँ, तो यहाँ पे अगर इसको 0.3 मान लेती हूँ तो log 3/10 भी लिख सकती हूँ इसको, है ना। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 0.117 इंटू 0.3 log 0.3 माइनस log a माइनस एक्स, ये कर सकती हूँ। अब अगर इसकी जगह पे मैं ये लिख दूँ 0.117 इंटू log 3 माइनस log 10, ये लिख सकती हूँ 3/10, 0.3 जो है इसको 3/10 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे log 3 माइनस log 10 ये मैंने लिख दिया, और फिर माइनस में हो जाएगा हमारा log a माइनस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से log 3 की वैल्यू लिखेंगे, हो गई 0.47 रख दिया मैंने, यहाँ पे log 10 की वैल्यू -1 रख दी, माइनस कर दिया 1 और माइनस लिख दिया log और यहाँ पे लिख दिया a माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और इज इक्वल टू तो वो हमारा है 0.117, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब करते हैं 0.47 माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.53 माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू अगेन 0.117, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर जो है वैल्यू, देखिए इसमें मैं इसको इधर लेके चली जाऊँ तो देखिए यहाँ पे माइनस log, एक सेकेंड, हाँ, तो माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.647 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस log a माइनस एक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ log a माइनस एक्स पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0.647। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.647 कैसे आया था, जब हमने ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 0.53 को हम इस तरफ लेके चले गए थे, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने इसको 0.117 के साथ जो है वो माइनस कर दिया था, यहाँ माइनस का है तो वो प्लस हो गया वहाँ पे जाके, तो 0.647 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। ये माइनस का है, वहाँ जाके ये प्लस का हो गया, ठीक है।
तो 0.647 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस लॉग को, मेरे पास स्पेस जो है वो नहीं बचा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ जो है मैं ये वाला मिटा देती हूँ यहाँ से, जो हमारा फॉर्मूला पोर्शन है, फॉर्मूला पोर्शन जो है वो एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम तो 0.647 जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.647। ठीक है, अब 0.647 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4.5। ठीक है, इसके एंटी लॉग की वैल्यू कितनी होगी 4.5, तो अप्रोक्सीमेट 4.5 है, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट में वैल्यू ली है, जो कि 5 और 4 के बीच में जो है वैल्यू वो रहेगी, 5 और 3 के बीच में वैल्यू 4 की होगी, और वो अप्रोक्सीमेट में आएगी 0.647 की वैल्यू आ जाएगी 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस a अपॉन में x इज इक्वल टू आ जाएगी 4.5, देन 1 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू a माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2/9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.22। 9 2 18, 0.22। समझ में आया अच्छे से क्या किया है हमने? चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इसीलिए। यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने बहुत इजीली जो है वैल्यू, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वापस इसको, चलिए तो क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 100 अपॉन में 2.303। अब फिर आ गया 0.27 अपॉन में 2.303 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने 0.117 इंटू इज इक्वल टू लॉग 0.29 अपॉन a माइनस एक्स वैल्यू रख दी। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे किया 0.29 जो है इस वाली वैल्यू को हमने क्या लिख सकते हैं, लॉग 0.29 माइनस लॉग a माइनस एक्स। अब नियर वैल्यू है 0.29 है ना, अब हम इसको क्या लिखेंगे, हमने इसको लिख दिया 0.3 मान लिया, क्या मान लिया 0.3, लॉग 0.3 लिख लिया। ठीक है, अब लॉग 0.3 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ लॉग 3 अपॉन में 10, तो क्या हो गया लॉग 0.3 माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया लॉग 3 माइनस लॉग 10 माइनस लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे है 0.117, इस 0.117 को हमने लिख दिया, वैल्यूज रखी इन सबकी, यहाँ रखती लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू 0.47, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये रख दी हमने, लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.117 रख दिया। देन हमारे पास इसमें से हमने इसको जो है प्लस किया, माइनस किया, तो हमारे पास आ गया माइनस 0.57। ठीक है, माइनस 0.57 आ गया, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.117। अब हमने क्या किया 0.117 जो है ये वाला हमारा 0.117 जो है ये यहाँ पे हमारे पास माइनस में था 0.53, ये यहाँ पे जाके हो गया प्लस में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.647। तो log a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.647 हो गया। log a माइनस एक्स के ऊपर माइनस अगर लगा देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ से माइनस हट गया, ये वाला माइनस हटा तो मैंने उसके ऊपर माइनस लगा दिया तो 0.47 आ गया। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ log ये वाला log a अपॉन log 1 अपॉन a माइनस एक्स, ये लिख दिया मैंने। देन हमने लिख दिया 0.647। ठीक है, अब 0.647 की वैल्यू क्या लिखी 4.5 लिखी हमने, 1 अपॉन 4.5 लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ये वाले हमारे पास आ गई a माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। देन a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन में 9 और वैल्यू आ गई हमारे पास 0.22। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेटली जो है 0.22 आ चुका है। तो इसका आंसर जो था वो बी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इनकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट में लेने की कोशिश कीजिए। देखिए इन सभी जो क्वेश्चंस में बहुत दूर दूर की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट देखिए 0.035, ये तो कहीं पे भी इसके साथ कंसीडर नहीं करेगी, और थर्ड भी देखिए 0.145, तो ये भी कंसीडर नहीं करेगी, बहुत मिनिमम है फोर्थ वैल्यू भी।
तो हमारी जो वैल्यूज है बहुत दूर दूर की है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस के बीच में, तो हम इजीली हमारी अप्रोक्सीमेट के साथ जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा जो है इसमें स्मार्ट जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे 0.29 है तो उसको 0.3 लिख दीजिए, है ना। और ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको अपॉन में लेके आ जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे log a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.647 लिख दिया, तो ऐसे भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52, जिसका आंसर है हमारा आंसर नंबर बी। ओके, चलिए कंसीडर एक्स से वाई, ठीक है, विद द एक्टिवेशन एनर्जी ई बी एंड ई एफ फॉर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कंसीडर एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्स से वाई बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इन जनरल। एक उष्माशोषी, ध्यान रखिए उष्माशोषी, यानी कि हमें एंडोथर्मिक, हमें इंग्लिश में क्वेश्चन में एंडोथर्मिक जो शायद मिसिंग हो गया है, तो एंडोथर्मिक, ठीक है, कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन S इज इक्वल टू वाई, X is equal to Y with the activation energy EB and EF for the backward and forward reaction respectively in general, ठीक है। एक उष्माशोषी अभिक्रिया X से Y में पश्च तथा अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जाएं क्रमशः EB और EF है, सामान्यतः इनमें निम्न संबंध होगा। अब बात इसमें हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर इसको कहते हैं हम उष्माशोषी, उष्माशोषी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। द रिएक्शन 2FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अभिक्रिया, जो आपको एक दे रखी है वो किसका उदाहरण है। अब ये जो है एक आरएल क्वेश्चन है, ठीक है, सर की लैंग्वेज में एक आरएल क्वेश्चन है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, हमसे सबको पता है, तो ये यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। The rate of a certain reaction dc upon में dt at different times are as follow. Time rate मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टाइम दे रखा है हमें और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। किसी अभिक्रिया की दर विभिन्न समयों पर निम्न है, हमें अभिक्रिया की कोटि बतानी है। अब देखिए जहाँ पे भी रेट दे रखा है, वो रेट देखिए मिनिमम या फिर से बोलेंगे नेग्लिजिबल चेंज है, 2.8, 2.78, 2.81। अब इतना चेंज तो जो क्या है कि मेजरमेंट में भी गलती, मेजरमेंट में अगर कोई डिफरेंस आ जाए उसमें भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई एरर के कारण भी आ सकता है, तो ये जो है जो कहेंगे मैटर नहीं करेगा इतना जो है चेंज, बहुत मिनिमम सा चेंज है। तो क्या है इसका साथ जो टाइम के साथ है रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अगर इसमें चेंज नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। In three different reaction involving a single reactant, in each case a plot of, यहाँ पे पायलट की जगह प्लॉट होगा, a plot of rate of reaction on the y-axis versus concentration of the reactant on the x-axis yields three different curves shown below, ठीक है। DC जो आपको तीन कर्व जो है वो आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कर्व जो है वो उसे देखिए, पैराबोलिक कर्व जो है वो फर्स्ट ऑप्शन दे, और पैराबोलिक कर्व के लिए क्या होता है, चलिए एक बार हम इसका लिख के देखते हैं। हमें दे रखा है पैराबोलिक कर्व, तो इसमें देखा है y जो है वो एक्स स्क्वेयर, y समानुपाती एक्स स्क्वेयर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास y जो है वो हमें दे रखा है माइनस डी सी अपॉन डी टी, माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई, ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें हमें दे रखा है y इज समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ हमारा dc अपॉन dt हो गया इज इक्वल टू mc, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड में आ जाइए, इसमें क्या दे रखा है y स्क्वेयर इज समानुपाती टू x, पैराबोलिक है अगेन, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी हाफ,
तो ये हो गई हमारी 0.5 या फिर कह देंगे हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो है वो हो गई हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको देखिए, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.69 into 10⁻⁻1 minute inverse and the initial concentration is 0.2 mole inverse. The half life period is, half life period क्या होगा? यदि अभिक्रिया का दर स्थिरांक ये है, प्रारंभिक सांद्रता ये है, तब आपको अर्ध आयु काल जो है वो उसका बताना है। बहुत इजी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें कैसे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? क्योंकि हमने यूनिट देखी तो क्या देखी है, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स किसकी यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम के क्या लेते हैं? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। अब टी हाफ तो है, इन्होंने हमसे पूछा और के की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। ठीक है, तो 0.693 अपॉन में के की वैल्यू में दे रखी है 0.69 इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ पे चूंकि मिनट्स में दे रखा है, हमें सेकंड में चाहिए वैल्यू, तो हम इसको 60 लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये इससे 10 टाइम्स चला जाएगा तो आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 600 सेकेंड। In comparison to a 0.01 m solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 m MgCl2 solution is, ठीक है, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। क्या होगा हिमांक में अवनमन? इसमें जो है देखिए, अगर TF की जो है वैल्यू निकाली जाए, TF का क्या फॉर्मूला रहता है हमारे, TF का क्या फॉर्मूला हमारे पास रहता है, डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए KF की वैल्यू रखूंगी, मोलैलिटी की वैल्यू, मोलैलिटी सेम दे रखी है, KF की वैल्यू रखूंगी तो बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अगर इसमें चेंज है ही नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैटर करेगी सिर्फ I की वैल्यू। ठीक है, I जो है वो ग्लूकोज के लिए कितना होता है 1, MgCl2 के लिए I कितना होगा, Mg प्लस 2Cl माइनस में टूट जाएगा, किसमें, Mg प्लस में, और 2Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसके लिए I कितना होगा 3, तो फिर वैल्यू क्या आएगी 3 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, अबाउट 3 टाइम्स। ओके, तो 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, अबाउट 3 टाइम्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, FeCl3 of reactant with K4 FeCN6 in aqueous solution given blue color. These are separated by a semi-permeable membrane AB as shown. अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, अब इन्होंने बोल दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनको अलग कर दिया गया है, तो ऐसे तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या है, FeCl3 दे रखा है, K4 FeCN6 दे रखा है, FeCl3 की I की वैल्यू ज़्यादा होती है, K4 FeCN6 की I की वैल्यू कम होती है, तो कोई भी जो है गतिविधि इसमें नहीं होगी, कोई भी जो है सॉल्यूशन इधर से उधर या उधर से इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नो ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा, कोई ब्लू कलर फॉर्मेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वेस प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस Zn प्लस 2 एक्वेस रिएक्शन। क्वेश्चन इज Q is equal to Zn plus 2 Cu plus 2 variation of E cell will Q with log Q is of type with OA। ठीक है, अब 1.10 V, E cell will be 1.1591 V when। ठीक है, अब हमें दे रखा है इसकी इक्वेशंस, हमें निकालना क्या है, हमें इन्होंने बोला है कि ई सेल जो है वो आपको दे रखा है इतना, आपको निकालना क्या है, क्यू निकालना है, आपको Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आइए, अगर हमें दे रखा है इन्होंने वैल्यूज़ को अगर पुट करें हम फॉर्मूला में, तो हमें 1.15 मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ठीक है,
अब ये सब इतने तो आप कॉमन सेंस से आपको पता होगा ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कर दी 1.10 माइनस 0.0591, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 2 का जो है वो चेंजिंग हो रही है, तो 2 और लॉग आ गया यहाँ पे कितना Zn+2 अपॉन में Cu प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये इसके साथ माइनस में 1.15 माइनस कर दूंगी मैं 1.10, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.059 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग आ जाएगा Zn+2 अपॉन Cu+2, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा मेरा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻², ये हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगा Zn+2 अपॉन में Cu+2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू Zn+2 अपॉन में Cu+2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Zn+2 अपॉन में Cu+2 इज इक्वल टू 0.01। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो है एक 10Cl माइनस एक्वस प्लस 2MnO4, ठीक है, ये देखा है, इसे प्रोडक्ट बना है। फॉर दिस रिएक्शन E0 हमें देखिए ई नॉट की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है। ई नॉट दे रखा है हमें कितना 0.15, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें बताना है, सामने स्थिरांक यानी कि K की वैल्यू जो है वो हमें बतानी है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में है n, लॉग जो है वो है K, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ई नॉट सेल की 0.15, ठीक है, 0.0591, n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10 Cl, तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, log K। अब इस इक्वेशन को मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा 10 इंटू 0.15 अपॉन में 0.0591 इज इक्वल टू लॉग K, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन में 0.0591 इज इक्वल टू लॉग K, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करूँगी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 25.38, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉग 25.38, तो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग K। अब हमें चाहिए एंटी लॉग 25.38 इज इक्वल टू K। अब एंटी लॉग 25.38 कैसे निकालते हैं, अब देखिए एंटी लॉग 0.38 की वैल्यू कितनी होती है, एंटी लॉग 0.38 की वैल्यू होती है 2.3, अप्रॉक्सीमेट 2.3, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 2.3 होती है। और हमारे पास एंटी लॉग 25 की वैल्यू कितनी होती है, एंटी लॉग 25 की वैल्यू 10⁻25, ठीक है। अब यहाँ तो है कि आपको ये आंसर जो है ऐसे मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जो है 10⁻25 अगर वैल्यू चाहिए तो हमारी देखिए चारों वैल्यूज में से सिर्फ एक में ही 10⁻25 दिया हुआ है, ठीक है। चारों जो हमें ऑप्शंस गिवन है, देखिए इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में 10⁻25 दे रखा है। अगर आपको एंटी लॉग 0.38 की वैल्यू नहीं भी पता तो एंटी लॉग 25 की वैल्यू हमें सबको पता होती है कि 10⁻25 हो जाएगी वो, है ना, ये तो सबको पता होता है। तो हमें 10⁻25 वाली कोई जो है ऑप्शन चुनना होगा, और वो एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻25। तो ये है 2.3 इंटू 10⁻25 अप्रॉक्सीमेट में, जो कि हमारा आंसर जो है वो ए करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स,
ठीक है, तीन आपको सेट्स जो है वो गिवन है। निम्न में से नीला रंग रंगहीन में परिवर्तित होगा। कलर ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस। किसमें ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, कलरलेस में। चलिए देखते हैं तो किस 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 केस में होगा। अगर हम अपनी बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो Zn ऊपर, देन Fe आता है, देन Cu आता है, देन Ag आता है। तो ये दोनों तो आ रहे हैं इसके ऊपर Cu के, ठीक है, और ये आ रहा है नीचे। तो यानी कि ये Cu को डिस्प्लेस करेंगे, ये Cu को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये Cu को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या बना लेंगे, देखिए Zn जो है वो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस करेगा तो ZnSO4 प्लस Cu बना लेगा। इसी तरीके से Fe जो है प्लस CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा, क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे जो है हमारा Zn वाला और Fe वाला सही आंसर होगा। Zn वाला फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, चलिए तो ये था 62 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। एनोड इन लेक्लांसे सेल इज, लेक्लांसे सेल में एनोड होता है जिंक कंटेनर, हमें सबको पता है जिंक रोड या कंटेनर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट देखिए, E1, E2, E3 are the EMFs of the following three galvanic cells respectively। ठीक है, निम्नलिखित तीन गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 व E3 हैं। विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 व E3 हैं। तो हमें सीरीज में लगाना है कि किसके लिए EMF की वैल्यू ज़्यादा है, किसके लिए EMF की वैल्यू कम है। तो इनको अरेंज करना है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, ई सेल, एक सेकेंड यहाँ लिख दूँ मैं इस फॉर्मूला को ताकि हमें नीचे खूब स्पेस मिल जाए। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है, लॉग हमें दे रखा है Cu और Zn के लिए दे रखा है ना, तो हमें Cu प्लस 2 अपॉन में Zn प्लस 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब तीनों के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने जो है इक्वेशन में वैल्यू रख के देखते हैं। फर्स्ट के लिए E1 के लिए, E1 इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.029, डायरेक्ट दिया है मैंने इसको, ठीक है, लॉग 1.0.1, ठीक है, ये लिखा है। अब E2 की बात करूं तो मेरे को ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इसको भी डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.029 लॉग 1.1, 1/1। अब E3 की वैल्यू लिखूं तो ई नॉट सेल प्लस 0.029 लॉग 0.1 अपॉन में 1, ये हो गई। अब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल प्लस 0.029, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये तो ये सब चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ई नॉट सेल सिर्फ, और यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आएगी ई नॉट सेल 0.1 अपॉन में 1, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.029, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, E1 सबसे ज़्यादा हुआ, देन E2 ज़्यादा हुआ, देन सबसे कम E3 हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे पास है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, बिल्कुल सही है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, तो ये सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसमें इसका अपोजिट होता है, ठीक है। और हमारे गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए तो अब है क्वेश्चन नंबर 66। इन MgEDTA -2 En ऑफ Mg इज, क्या होगा, En क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, वो होगा
हमें दे रखा है EDTA, EDTA के क्या होगा 12 - 2, और हमारा mg के लिए हो जाएगा 12, तो हो जाएगा हमारे पास 22। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? सिस CONH3 4Cl2 - ये नहीं दिखाएगा। ट्रांस COEN2Cl2+, ये नहीं दिखाएगा। सिस COEN2Cl2+, हाँ, तो ये जो है वो हमें दिखाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमें क्या दिखाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट के रूप में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है? वो होता है सिस PtCl2NH3 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस, एक आपको जो है कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कितना है? 4 + 2 = 6, तो 6 इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चिलेटिंग लिगेंड्स, निम्न में से कौन चिलेटिंग लिगेंड्स हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स बाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन PO4 3, सेकेंड हमें दे रखा है साइक्लिक OCH2 की 5, और देखा है CH3 होल ट्राइज, और हमें देखा है N, ठीक है, और ये है NCH2 CO-2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? देखिए फोर्थ जो ऑप्शन हमें गिवन है, इसकी आइडेंटिसिटी कितनी है? 4 है, ठीक है, टेट्राडेंटेट है, ये टेट्राडेंटेट। तो ये चिलेटिंग लिगैंड बनेगा हमारा। और ऑप्शन नंबर सेकंड साइक्लिक OCH2CH2, ये हमारा जो है चिलेटिंग लिगैंड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। कंसीडरिंग H2O एज वीक लिगेंड, वीक लिगेंड यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन MnH2O6+2 विल बी, हमें क्या बताना है इसका? हमें इसके बताने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3d5 होता है, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3d5 लिखते हैं ना इसका कंसिडरेशन, और पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि एक वीक लिगैंड है, तो यहाँ पे 5 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 72 among NiCO4, NiCN4-2, NiCl4-2, इन सब के आपको क्या बताने हैं? हाइब्रिडाइजेशन इन सब का आपको बताना है, क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए देखते हैं। NiCO4 कितना हो गया? 3d8 4s2, तो कौन सा हुआ? sp3। देन रखा है NiCN4-2, क्या हो गया? 3d8 हुआ तो dsp2। देन हमें देखा है NiCl4-2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कितना? 3d8 4s2, तो ये भी हो गया हमारे पास sp3। तो यहाँ पे हो गया sp3 dsp2 और sp3 dsp2 sp3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है A से B के A इज इक्वल टू दे रखा है 10⁻15, ठीक है, E -2000/T। C से D के C इज इक्वल टू 10⁻14 E -1000/T, ठीक है। टेम्परेचर T/K एट विच Ka इज इक्वल टू Kc, आपको बताना है किस पर टेम्परेचर जो है Ka इज इक्वल टू Kc हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे दोनों के चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो लिखिए Ka इज इक्वल टू Kc लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻15
ई 2000 अपॉन टी ये दे रखा है इज इक्वल टू 14 ई 1000 अपॉन टी ये दे रखा है। ठीक है, ये हो गई दोनों की। अब यहाँ पे क्या है, इधर से इधर को काट दूं तो यहाँ पे एक 10 जो है वो मेरे पास बच जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे लिख दूं 1000 अपॉन टी, ये इधर से इधर चला गया तो ये प्लस 2000 अपॉन टी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ई 1000 अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन टी, ये हो गया। अब log 10 जो है वो इसके नीचे लेके आ जाऊँ 1000 अपॉन log ऑन log बेस 10, तो इसकी वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2.303। तो ये जो है वो हमारा आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन है जो हमारा सही आंसर होगा 1000 अपॉन 2.303। Which represent first order reaction out of 1, 2 and 3। तीन आपको ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको बताना है। एक दे रखा है log ax a माइनस एक्स का टाइम के साथ, बिल्कुल सही है। log a अपॉन a माइनस एक्स का टाइम के साथ, ये भी सही है। और ये t हाफ कंसंट्रेशन जो इस पर निर्भर नहीं कर रही है, तो ये भी सही है। तो हमारा इसके तीनों ग्राफ जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Last but not the least question, the technique of protecting a metal from corrosion by connecting it to a second metal block that is more easily oxidized is called cathodic protection। अगर यहाँ पे metal block की जगह सिर्फ metal लिखा हुआ था तो हमें पे galvanization भी इसका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे हमें metal block जो है वो हमें जो है इसको जो किया हाईलाइट किया गया metal block जो है वो दिया गया, तो cathodic protection is right answer। तो ऑप्शन नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ ये थे हमारे सॉल्यूशन किसके, हमारे सेमी मेजर 03 के। होपफुली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।